Good afternoon, everybody. So, we are discussing classification of elements and periodicity of properties, no? Unit 3 of class 11th. In previous class, we have studied history of formation of periodic table, in which we have studied Proud's hypothesis, Dobrynin's tried, Concordia's telluric helix, Newland's octave rule, Luther-Meyer atomic volume curve, and Mendelev's periodic law. तो मेंडलेव्स पीरियोडिक लॉ से पीछे का जो भी है वो ओनली फॉर हिस्ट्री. समटाइम्स सम क्वेश्चंस आर आस्क्ड, बट मेंडलेव्स पीरियोडिक लॉ से अपना पढ़ाई स्टार्ट होता है. द लॉ सेज फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मासेज. एलिमेंट्स के जो प्रॉपर्टीज हैं वो एटॉमिक मास के पीरियोडिक फंक्शन हैं. मीन्स दैट इफ एलिमेंट्स बी अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, देन आफ्टर सर्टेन इंटरवल एलिमेंट्स विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज विल अकर. ठीक है. ऑन दैट बेसिस मेंडलीफ कंस्ट्रक्टेड अ टेबल ऑफ एलिमेंट्स in which the vertical columns are called groups and horizontal rows are called periods. In Mendelev's table there are 7 periods and 9 groups. 7 periods and 9 groups. Okay? इतना हम लोग पढ़ चुके हैं. अब हम लोग पढ़ेंगे उस टेबल से क्या एडवांटेज हुए और उस टेबल में लिमिटेशंस क्या थे. पहले एडवांटेज देखते हैं. तो 3 मेन एडवांटेज दिखता है हम लोग. पहला दिखता है स्टडी ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिकम लॉजिकल. कैसे? तो पहले अगर आप एक एलिमेंट को समझते थे, सोडियम को समझते थे, तो सिर्फ सोडियम समझते थे. कोई आपसे पूछता कि पोटासियम कैसा एलिमेंट है, मेटल है या नॉन मेटल, तो आप बोलते अभी तो हमने पोटासियम के बारे में जाना ही नहीं है. ठीक है. लेकिन अब क्या है, अब आप जानते हैं डाउन हो गया. तो पहले क्या था कि अगर आप एक एलिमेंट को जानते थे तो फिर सिर्फ उसी एलिमेंट को जानते थे. अब क्या हो गया कि अगर आप एक एलिमेंट को जानते हैं तो उस फैमिली के सभी एलिमेंट के बारे में जान जाते हैं. बैटरी आ रही बात समझ में? पहला एडवांटेज ये हुआ कि स्टडी ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री लॉजिकल हो गया. अब हम अगर एक एलिमेंट के बारे में जानते हैं तो उस एलिमेंट के, उस फैमिली के सभी एलिमेंट के बारे में कुछ न कुछ जान जाते हैं. दूसरा हुआ क्विक डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट्स. आप ध्यान दीजिए कि 9000 साल पहले, ईसा से 9000 साल पहले, 9000 इयर्स बैक से लोग एलिमेंट के बारे में जानते थे.
और अप टू 1869 जब मेंडलीफ ने टेबल दिया तब तक लोग 62 एलिमेंट को जान रहे थे। बट 1869 से 2020 कितना साल हुआ? नियरली 150 ईयर्स हुआ ना। तो इस 150 ईयर्स में हम कहां पहुंच गए? 118, मतलब नियरली 56 एलिमेंट्स, न्यू एलिमेंट्स हैव बीन डिस्कवर्ड इन 150 ईयर्स। 1000 ऑफ ईयर्स में 60 और 150 ईयर्स में नियरली 56। तो क्विक डिस्कवरी हुआ ना। अगर ये पीरियोडिक टेबल नहीं बना होता तो अभी तक हम लोग एक दो एलिमेंट और जाने होते, 62 से 63 65 पर पहुंचे होते। तो इस टेबल से एक दूसरा बड़ा लाभ हुआ कि डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट्स क्विक हो गया। वेरी क्विक डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट्स। कैसे हुआ? तो वो देखिए आपके सामने, आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि मेंडलीफ जब एलिमेंट को एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम में अरेंज कर रहे थे, उस समय उन्होंने बहुत से स्पेस खाली छोड़ दिए और उन्होंने घोषणा की कि ये सब एलिमेंट का डिस्कवरी होना है। अभी उस एलिमेंट का प्रॉपर्टी भी अनाउंस कर दिया। एंड यू विल बी हैप्पी टू नो कि जब उस एलिमेंट का डिस्कवरी हुआ तो बहुत से प्रॉपर्टीज मेंडलीफ के प्रेडिक्शन से मिलते जुलते थे। ठीक है, तो अंतर क्या हुआ देखिए। पहले कोई एलिमेंट बाय द वे मिल जाता था, अब लोग एलिमेंट को खोज रहे हैं। जैसे आपने देखा कि ग्रुप 3 में, थर्ड में, सॉरी, एक एग्जांपल है आपके पास, ग्रुप 4, बोरान, अल्युमिनियम, कार्बन, सिलिकॉन। ये we can't see your you can see on the screen. You are seeing on the screen. Okay, so in group 3, after aluminum, he kept a vacancy and he named that it is Eka aluminum. Eka aluminum means new aluminum. उसने अल्युमिनियम के बाद एक जगह खाली छोड़ दिया, कहा कि इस एलिमेंट का डिस्कवरी होना है। उसी तरह सिलिकॉन के नीचे ग्रुप 4 में भी सिलिकॉन के नीचे जगह खाली छोड़ दिया और कहा कि इस एलिमेंट का डिस्कवरी अभी होना बाकी है। तो लोगों ने खोजना शुरू किया। अब तो बहुत क्लू मिल गया ना, ऐसा एलिमेंट होगा जिसका प्रॉपर्टी बोरॉन अल्युमिनियम से मिलता होगा, जिसका एटॉमिक मास कैल्शियम से बड़ा होगा, नहीं अल्युमिनियम और इंडियम के बीच में होगा। उसी तरह दूसरा एलिमेंट जो सिलिकॉन से और टीन के बीच में होगा। तो बहुत सा प्रॉपर्टी भी वह बोल दिया था। तो लोगों ने खोजना शुरू किया। तो ऐसे जल्दी जल्दी एलिमेंट मिलने लगे और काफी एलिमेंट का डिस्कवरी कम दिन में हो गया और अब टेबल बन गया है। तब जहां तक बन जाता है उसका आगे लोग खोजते हैं। ये एलिमेंट 118 हो गया, चलो 119 खोजते हैं, 119 हो जाएगा तो 20 खोजते हैं। तो अब पर्पसली खोजने लगे। पहले बाय द वे कभी देखते थे एक नए प्रॉपर्टी वाला कोई एलिमेंट हम लोगों को मिल गया है। ठीक है, तो एलिमेंट का डिस्कवरी बहुत क्विक हो गया। और तीसरा हुआ
करेक्शंस ऑफ एटॉमिक मासेज ऑफ सम एलिमेंट्स। मेंडलीव के टेबल के समय में जो एलिमेंट के एटॉमिक मास मालूम थी, उस आधार पर जो टेबल बना रहा था वो, तो कई जगह पर प्रॉब्लम हो रहा था। तो मेंडलीव ने चैलेंज किया कि इसका मतलब इस सब एलिमेंट का एटॉमिक मास गलत है। जैसे बहुत सुंदर एग्जांपल है बेरिलियम का। बेरिलियम का एटॉमिक मास उस समय बहुत ज्यादा था, नियरली मोर देन 12। तो उसने कहा कि नो, इट्स रॉन्ग। मेंडलीव इतना अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था उसको कि उसने कहा कि टेबल मेरा सही होगा, ऑब्जर्वेशन गलत हो सकता है। और जब बाद में देखा गया तो कुछ एलिमेंट में तो सुधार नहीं हुए, लेकिन बहुत सारे एलिमेंट के एटॉमिक मास में सुधार हो गया ड्यू टू मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। ठीक है। तो फाइनली अगर आपसे कोई पूछे व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, तो आप क्या बोलेंगे? पॉइंट 1, स्टडी ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिकम लॉजिकल। अब हम इस स्टडी में तर्क कर सकते हैं कि एलिमेंट का पोजीशन कहाँ है, उसके हिसाब से हम गेस कर सकते हैं उसका प्रॉपर्टी क्या होगा। नंबर 1। नंबर 2, क्विक डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट्स। मेंडलीव ने बहुत सारे वैकेंसी कर दिए थे, लोगों ने खोजना शुरू किया और सारे वैकेंसी भर गए और अब आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो एलिमेंट का डिस्कवरी क्विक हो गया। और तीसरा कि बहुत सारे एलिमेंट के एटॉमिक मास करेक्ट हो गए मेंडलीव के कारण। दीज आर 3 एडवांटेजेस ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। क्या सब? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्टडी इजी हो गया। बताए थे पिछले क्लास में कि एक एलिमेंट को पढ़ते तो कई साल लग जाते हैं हमारे, और अभी हम एक ग्रुप पढ़ लेते हैं तो मोस्ट प्रॉपर्टी जान जाते हैं, कुछ एक्सेप्शन देखना होता है तो हम एक वीक में पूरा टेबल पढ़ जाते हैं। दूसरा, डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट्स बहुत फास्ट हो गया। और तीसरा क्या हुआ? बहुत सारे एलिमेंट के एटॉमिक मास जो पहले मालूम थे वो करेक्टेड हो गए, पहले गलत मालूम थे। 3 लाभ हुए। अब देखिए इस टेबल में कमी क्या है। व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो अगर आप हमसे पूछेंगे एक लाइन में बोल लें कि क्या कमी है टेबल में, तो मैं बोलूंगा कि इस टेबल में कोई कमी नहीं है। आप टेबल गौर से देख लें तो सच यही है कि मेंडलीव ने टेबल बड़ी ईमानदारी से बनाई, और टेबल में कमी यही है कि टेबल बिल्कुल सही है। फिर कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो कुछ गलती तो निकाल ही लेंगे हम लोग। आइए देखते हैं क्या सब कमी है। पहला कमी है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। अगर आप मेंडलीव का टेबल देखें तो हाइड्रोजन को 2 जगह रखा गया है। ग्रुप 1 में अल्काली मेटल के साथ और ग्रुप 17 में हेलोजन के साथ। 2 जगह पर हाइड्रोजन है। एक ग्रुप 1 में भी है और ग्रुप 17 में भी है, सॉरी 7 में। इस ग्रुप में जो एलिमेंट है उनका नाम है अल्काली मेटल्स, और जो ग्रुप 7 में है उनका नाम है हैलोजन्स। तो हाइड्रोजन को दोनों जगह पर रखा गया है। इसका सर्टेन पोजीशन मेंडलीव नहीं बता सके। और जब प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोजन, तो देखेंगे वास्तव में हाइड्रोजन का प्रॉपर्टीज कुछ अल्कली मेटल से मिलता है, कुछ हैलोजन से मिलता है, और कुछ दोनों में किसी से नहीं मिलता है। इसलिए हाइड्रोजन का पोजीशन अभी तक सर्टेन नहीं हुआ। ये पहला डिफेक्ट हुआ। ठीक है। दूसरा क्या है?
आइसोटोप के लिए कोई प्लेस नहीं है। याद करिए, आपने क्या पढ़ा है कि मेंडलीफ ने एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया था। तो अगर एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया था तो क्लोरीन के 2 मास मालूम है ना, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। तो पहले 35 वाला होगा, तब 36 होगा, तब 37 होगा। तो एक ही क्लोरीन के 2 पोजीशन होना चाहिए। कार्बन 12 होता है, कार्बन 14 होता है। एक कार्बन के 2 होने चाहिए पोजीशन। ऐसा है क्या? नहीं। पीरियोडिक टेबल में एक एलिमेंट का एक ही पोजीशन है, आइसोटोप के लिए कोई पोजीशन नहीं है। एक जगह क्लोरीन लिखा हुआ है, 35 वही है, 37 वही है। एक जगह कार्बन है, वो कार्बन 12 हुआ, कार्बन 13 है, कार्बन 14 है, सब वही हुआ। आइसोटोप के लिए कोई जगह नहीं है, जबकि एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने से एक ही एलिमेंट का कई पोजीशन होना चाहिए। ठीक। तीसरा है नो प्लेस फॉर आइसोबार्स। आइसोबार समझते हैं आप? डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक मास। आर्गन 40, पोटासियम 40, कैल्शियम 40, 3 डिफरेंट एलिमेंट हैं, तीनों के मास सेम है। तो अगर आप एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं तो तीनों का मास सेम है, तो तीनों का पोजीशन सेम होना चाहिए ना। ऐसा भी नहीं है। एक ग्रुप में 3 एलिमेंट, एक एक्सेप्शन है, लेकिन और जगह नहीं है। ये सब एलिमेंट अलग अलग जगह पर नहीं रखे हुए हैं। ठीक है। और चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि मेंडलीफ ने अपने ही बनाए हुए नियम को तोड़ दिया। मेंडलीफ ने क्या कहा था कि हम एलिमेंट को एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, और कहीं कहीं पर उसने इसका पालन नहीं किया। 3 एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट हैं, आर्गन और पोटासियम, टेलुरियम और आयोडीन, कोबाल्ट एंड निकेल। आर्गन का एटॉमिक मास पोटासियम से ज्यादा है। देखिए, आर्गन 39.9 है, पोटासियम 39.09 है। इसका मास 39.9, इसका मास 39.0। क्या होना चाहिए? जिसका एटॉमिक मास ज्यादा है उसको आगे होना चाहिए। ऐसा नहीं है। टेलुरियम और आयोडीन में इसका मास 127.9 है, 6 है, इसका 126.9 है। क्या होना चाहिए बताइए? ये हाई मास वाला है ना, इसका पोजीशन आयोडीन के बाद होना चाहिए। ऐसा भी नहीं है। ऐसे ही कोबाल्ट में है। कोबाल्ट का एटॉमिक मास 58.9 है और निकेल का 58.70 है। कोबाल्ट का पोजीशन निकेल के बाद होना चाहिए, ऐसा भी नहीं है। इसको हम लोग एनोमेलस पेयर्स कहते हैं। इस टर्म को याद रखना है और इस 6 एलिमेंट को याद रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। लिखा रहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ एनोमेलस पेयर्स। एनोमेलस मतलब क्या होता है? विचित्र, जो होना चाहिए उससे डिफरेंट। तो ये एनोमेलस पेयर्स हैं 3। क्यों किया? याद रखिए, अगर आर्गन को पोटासियम के बाद लिखते तो प्रॉपर्टी नहीं मिलता। आयोडीन का प्रॉपर्टी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन से मिलता है। जानते हैं कैसा हो जाता? ऑक्सीजन, सल्फर, सोडियम, आयोडीन, और फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, टेलुरियम, ऐसा होता है। इसका प्रॉपर्टी इससे मिलता है, इसका प्रॉपर्टी इससे मिलता है। उल्टा होता पोजीशन। तो टेबल को ईमानदारी से बनाने के लिए ही मेंडलीफ ने अपने ही बनाए हुए नियम का उल्लंघन किया। कीप इन माइंड।
Mendeleev disobeyed his own law to make the table perfect. अच्छा, एम क्या था इस टेबल का? मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू कलेक्ट सिमिलर एलिमेंट्स टुगेदर। तो मेंडलीफ ने इस मैंडेट को ओबे किया हमेशा। आप भी सोचिए जिंदगी के लिए, अपने जीवन में आप महान बन सकते हैं कब? जो मैंडेट आपने लिया किसी काम के लिए, उस मैंडेट को ईमानदारी से करिए, ठीक है? उसका पालन अगर सही से करेंगे तो आप ऊंचाई पर पहुंचेंगे। मेंडलीफ का मैंडेट एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम में अरेंज करना नहीं था। मैंडेट क्या था? टू क्लासिफाई सिमिलर एलिमेंट्स टुगेदर, टू कलेक्ट सिमिलर एलिमेंट्स टुगेदर। तो जहां उसको अपने रूल के हिसाब से हुआ, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया, और जहां उसको लगा कि रूल से दिक्कत हो रही है तो उसको डिफाई कर गया, ठीक है? तो ये 4 हुए। फिर ध्यान से सुनिए एक बार, क्या सब? पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट सर्टेन एज येट, सर्टेन नहीं हो सका। आइसोटोप के लिए कोई प्लेस नहीं था, आइसोबार्स के लिए कोई प्लेस नहीं था, और कुछ एलिमेंट के पोजीशन इन्वर्टेड थे, हायर मास वाला पहले, लोअर मास वाला बाद में, और इसे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? एनोमलस पेयर्स। और संयोग से 3 ही पेयर है, आर्गन पोटासियम, टेलुडियम आयोडीन, कोबाल्ट एंड निकेल, ठीक है? नेक्स्ट देखो, दिख रहा स्क्रीन में पॉइंट 5th एंड 6th। दिखा? ट्राइड्स इन ग्रुप 8। इस टेबल में मैंने अभी ही कहा है आपको कि एक ग्रुप एक ही एलिमेंट है, लेकिन ग्रुप 8 में एक साथ 3 एलिमेंट है, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम। एक साथ 3 एलिमेंट। और जगह पर एक ग्रुप एक ही एलिमेंट रखा है, इन ग्रुप 8 में 3 एलिमेंट को साथ रख दिया। आपके मन में फिर वही बात हो रहा होगा कि क्यों ऐसा किया? तो मैंने क्या कहा आपको? मेंडलीफ ने हमेशा इस बात को ध्यान में रखा, उसे सिमिलर एलिमेंट को ग्रुप करना है। उसी को ध्यान रखकर जहां जैसा नियम बना वैसा किया उसने। इस तीनों के प्रॉपर्टीज आपस में बहुत क्लोजली रिजेंबल करते हैं, इसलिए इनको एक साथ रखना था। इसका नाम आयरन ट्राइड है, इसको प्लेटिनम ट्राइड बोलते हैं, प्लेटिनम मेटल्स बोलते हैं। ये सभी एलिमेंट के प्रॉपर्टीज एक दूसरे से काफी मिलते जुलते हैं, और उसका ये तो मतलब था टेबल बनाने का कि सिमिलर एलिमेंट्स को एक साथ रखें। सो उसने ग्रुप 8 में 3 एलिमेंट का ट्राइड बना दिया। 3 ही ट्राइड हैं, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम। इसको आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है? छठा क्या है? अभी मैं क्या कह रहा था कि मेंडलीफ ने हमेशा कोशिश ये किया कि समान गुण वाले एलिमेंट को इकट्ठा करें, लेकिन इसके बावजूद कुछ गड़बड़ हुआ उसमें। कुछ डिफरेंट एलिमेंट थे जो सेम प्लेस पे आ गए। ग्रुप 1 में ऑल्दो उसने ए भी कर दिया, उसको लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम और सीजियम के साथ आ गया कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। अब देखिए क्या विडंबना है। वैसे इसको कह दिया कि ए बी है, एक ही ग्रुप में रहा ना। ये सब अल्कली मेटल्स कहलाते हैं, ये हाईली रिएक्टिव है, मालूम है आपको? आपको मालूम है? और ये क्वाइनेज मेटल्स कहलाते हैं। ये सब टर्म याद रखिए, काम आएगा। ग्रुप 1 में
जो लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम है वो अल्कली मेटल्स हाईली रिएक्टिव, आप तो जानते ही हैं। सोडियम एयर में बर्न करता है, वाटर में एक्सप्लोड करता है, पोटासियम और ज्यादा, हम दिखाएंगे एक दिन आपको, पोटासियम और ज्यादा, रुबिडियम और ज्यादा, सीजियम कोई बात ही नहीं है। जानते हैं कि लाइट में भी सनलाइट से इलेक्ट्रॉन निकलता है उसमें। तो ये हाईली रिएक्टिव मेटल है। आई कॉपर, सिल्वर, गोल्ड हाईली अनरिएक्टिव, ये तो आपको भी पता होगा, आपके पास भी होगा, हो सकता है आपके घर में सोने चांदी के जेवर पहनती है महिलाएं, स्नान कर लेती है, क्या होता है? सोने का अंगूठी पहन के नहा लेंगे तो क्या होगा? आग लग जाएगी। लेकिन सोडियम का पहन लेंगे तब क्या होगा? राम नाम सत्य है। ऐसे दो डिफरेंट प्रॉपर्टीज के एलिमेंट एक साथ एक ग्रुप में आ गए हैं। ऑल्दो हम इसको 1A इसको 1B कहते हैं, लेकिन 1 में तो है ना, तो कुछ हर जगह नहीं है ऐसा, कुछ जगहों पर डिफरेंट एलिमेंट सेम प्लेस पर आ गए हैं। ठीक है। तो ग्रुप 8 में 3 एलिमेंट साथ है, इसको ट्राइड कहते हैं, और कुछ समान एलिमेंट अलग जगह पर चले गए। अब आगे देखिए, आगे दिख रहा है ना? यस सर। ठीक, इसका उल्टा है, उल्टा है। क्या हुआ उल्टा? अभी देखा आपने ग्रुप 1 में डिफरेंट एलिमेंट सेम प्लेस पर थे, और यहां देखिए कि सेम एलिमेंट, सिमिलर एलिमेंट डिफरेंट प्लेस पर हैं। सिल्वर और थैलियम का प्रॉपर्टी काफी मिलता है, ये ग्रुप 1 में है, ये ग्रुप 3 में है। गोल्ड और प्लेटिनम का बहुत मिलता है, ये ग्रुप 1 में है, ये ग्रुप 8 में है। देखते ही हैं लोग, पहले गोल्ड के ज्वेल्स पहनते थे, आजकल प्लेटिनम पहनने लगे हैं। जिनके पास बहुत पैसा है वो प्लेटिनम पहनते हैं। जो गोल्ड और प्लेटिनम का प्रॉपर्टी मिलता है, शाइनिंग भी मिलता है, इनर्टनेस भी मिलता है, लेकिन ये ग्रुप 1 में है, ग्रुप 8 में है। ठीक है। और अंतिम, हाँ, इनर्ट मीन्स नो रिएक्शन, रिएक्शन नहीं करता है, रिएक्शन नहीं करता है, एयर से, वाटर से, एसिड से, अल्कली से रिएक्शन नहीं करता है। और लास्ट है, अब अगर आपने टेबल देखा होगा तो देखा मेन टेबल के नीचे 2 रो है, देखे हैं, जिसमें लैंथेनम से एलिमेंट शुरू होता है, नीचे होता है शुरू एक्टिनियम से। इसको हम लोग लैंथेनॉइड कहते हैं। कीप इन माइंड, पुराने बुक में लैंथेनाइड लिखा होगा तो कंफ्यूज मत करिएगा, पहले इसको लैंथेनाइड कहते थे, अब हम लोग लैंथेनॉइड कहते हैं। तो नए बुक में लैंथेनॉइड है, ओल्ड बुक में लैंथेनाइड है। इसलिए क्वेश्चन में भी, पिछला क्वेश्चन देखेंगे 92, 95 का, तो उसमें लैंथेनाइड होगा, और नया क्वेश्चन देखेंगे 2006-07 का, तो उसमें लैंथेनॉइड होगा। तो मेन बॉडी के नीचे 2 रो में जो लैंथेनॉइड्स एक्टिनॉइड्स हैं, सो ये नीचे क्यों हैं? इस टेबल के बीच में इनको जो जगह क्यों नहीं मिली, इसका जवाब मेंडलीफ के पास नहीं था। वैसे सारा काम मेंडलीफ ने किया था ईमानदारी से। आप देखेंगे आगे, टेबल को सही बनाने के लिए ही किया था, लेकिन हम तो गलती निकाल दिए ना। तो फिर ध्यान दीजिए एक बार कि मेंडलीफ के टेबल में लिमिटेशन क्या सब है। पहला है कि हाइड्रोजन का पोजीशन सर्टेन नहीं है, वह ग्रुप 1 में अल्कली मेटल के साथ है, और ग्रुप 7 में हाइड्रोजन के साथ है। नंबर 2, आइसोटोप के लिए कोई स्थान नहीं है। आइसोटोप होते हैं सेम एलिमेंट के डिफरेंट मास। आइसोबार के लिए कोई प्लेस नहीं है।
आइसोबार होते हैं डिफरेंट एलिमेंट जिनका मास सेम है, ठीक है। कुछ एलिमेंट का पोजीशन इन्वर्टेड है, हायर मास वाला पहले, लोअर वाला बाद में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनोमलस पेयर्स। और एनोमलस पेयर में कितने हैं, 6 एलिमेंट, टेलुरियम, आयोडीन, आर्गन, पोटासियम, कोबाल्ट और निकेल, ठीक है। डिफरेंट एलिमेंट, कुछ डिफरेंट एलिमेंट सेम प्लेस पर चले गए हैं, जैसे क्वाइनेज मेटल, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड को बोलते हैं क्वाइनेज मेटल, वो कहाँ आ गए हैं, अल्कली मेटल के साथ। कुछ सिमिलर एलिमेंट डिफरेंट प्लेस पर चले गए हैं, जैसे सिल्वर और थैलियम, गोल्ड और प्लेटिनम, ठीक है। ग्रुप 8 में एक साथ 3 एलिमेंट रखे गए हैं। और अंतिम है कि लेंथिनोइड्स, एक्टिनोइड्स के लिए टेबल की बॉडी में कोई पोजीशन नहीं मिला, ठीक है। इतना एक बार आप सोच लीजिए, मन में कुछ प्रश्न अभी आया है तो हम बता दीजिए। किसी के मन में कोई सवाल आया है, नहीं आया, नो सर। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ देखिए गौर से, टेबल मेंडलिफ ने 1869 में बनाया, कुछ लिमिटेशन के साथ वह टेबल वाइडली एक्सेप्टेड हुआ, लोग उसको मान रहे थे, कुछ कमी थी समझ रहे थे लोग, लेकिन बाद में क्या हुआ, रदरफोर्ड का एक ब्रिलियंट स्टूडेंट था हेनरी मोसले, HGJ मोसले कहते हैं उसको, उसने डिफरेंट मेटल्स पर कैथोड रेज का बम्बार्डमेंट कराया, उससे एक्सरे निकला, एक्सरे मेटल्स पर कैथोड रेज के बम्बार्डमेंट से एक्सरे निकला। उसने एक्सरे की फ्रीक्वेंसी नापी और एलिमेंट के एटॉमिक मास और एक्सरे के फ्रीक्वेंसी में एक ग्राफ खींचा तो जिग जैग लाइन मिला, जिग जैग लाइन। जिग जैग समझते हो, जिग जैग मीन्स टेढ़ी मेढ़ी रेखा, टेढ़ी मेढ़ी रेखा, कोई स्ट्रेट लाइन नहीं मिला। इसका मतलब ये हुआ कि एक्सरे का, मेटल से निकलने वाले एक्सरे का फ्रीक्वेंसी का एलिमेंट के एटॉमिक मास से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, ठीक है। ये बात क्यों हुआ इंपॉर्टेंट सोचिए, लोग पहले ही जानते थे कि एलिमेंट का प्रॉपर्टी तो एटॉमिक मास पर ही डिपेंड करता है, लोग यही मानते थे कि एटॉमिक मास ही मेन प्रॉपर्टी है, उसी से एलिमेंट की पहचान है। और मोसले को दिखा कि एटॉमिक मास का एक्सरे की फ्रीक्वेंसी से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। तब उसने एक्सरे के फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर रूट और एटॉमिक नंबर में ग्राफ खींचा, स्ट्रेट लाइन मिला, स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा मिली। So on that basis, Moseley proposed that atomic number is the fundamental property of element, not the atomic mass. This is Moseley findings. आपसे कोई पूछेगा what is Moseley findings? What Moseley found? Moseley found that atomic number is the fundamental property of an element,
नॉट द एटॉमिक मास। कोई दिक्कत? मोस्ले क्या पाया? मोस्ले पाया कि एटॉमिक नंबर ही किसी एलिमेंट का फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। एलिमेंट के सारे प्रॉपर्टीज एटॉमिक नंबर पर ही डिपेंड करते हैं, एटॉमिक मास पर डिपेंड नहीं करते। ठीक है, उसने इक्वेशन भी दिया था, जो इक्वेशन आप देखें, न्यू इक्वल टू ए इंटू जेड माइनस बी का स्क्वायर। सो रूट न्यू इक्वल टू रूट ए इंटू जेड माइनस बी। Here A, B are constants whose value depends on property of elements. हमको उससे बहस नहीं है। अपना बहस है कि रूट न्यू और जेड के बीच जब ग्राफ प्लॉट करते हैं तो स्ट्रेट लाइन मिलता है। इसका मतलब हुआ कि एक्सरे का फ्रीक्वेंसी का एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट से कोई रिलेशन है, और लगभग 40 मेटल्स के लिए किया इसने एक्सपेरिमेंट। हर मेटल को अलग अलग कैथोड बम्बार्ड किया, जो एक्सरे निकला उसका फ्रीक्वेंसी मेजर किया, और जब 40 करीब हो गया तो y एक्सिस पर स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी लिया और x एक्सिस पर एटॉमिक नंबर लिया और ग्राफ प्लॉट किया तो देखा स्ट्रेट लाइन मिला। आई बात समझ में? फिर ध्यान से सुनो। लोग पहले जानते थे कि एलिमेंट का प्रॉपर्टीज एटॉमिक वेट पर डिपेंड करता है, और मेंडलीफ ने भी उसको जस्टिफाई किया, लूथर मेयर ने भी किया कि एलिमेंट की प्रॉपर्टीज एटॉमिक मास के पीरियोडिक फंक्शन है। उस समय लोगों को एटॉमिक स्ट्रक्चर का ज्ञान नहीं था, मालूम है आपको? ये 1869 की बात है। एटॉमिक स्ट्रक्चर तो 20th सेंचुरी के स्टार्ट में हुआ। एटॉमिक मास ही जानते थे लोग, लेकिन जब एटॉमिक नंबर जान गया रदरफोर्ड का रिवंट हो गया था। 1913 की बात है, 1913 रदरफोर्ड का न्यूक्लियर थ्योरी आया 1911 में। 1913 में मोस्ले ने देखा कि जब हम डिफरेंट मेटल पर कैथोड रे बम्बार्ड करते हैं तो एक्सरे निकलता है। एक्सरे का फ्रीक्वेंसी लिया, एटॉमिक मास के साथ ग्राफ खींचा, जिगजैग लाइन मिला, इसको डिस्कार्ड कर दिया। उसने स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एटम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन है, वो जो ग्राफ खींचा तो स्ट्रेट लाइन मिला। इस बेसिस पर मोस्ले ने कहा कि एटॉमिक नंबर इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट के सारे प्रॉपर्टीज एटॉमिक नंबर पर ही डिपेंड करते हैं, एटॉमिक मास पर डिपेंड नहीं करते। सोचिए ये कहने से क्या हो गया होगा? सोचो, जब ये डिस्कवरी कर दिया मोस्ले ने कि एलिमेंट का मेन प्रॉपर्टी एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक मास नहीं है, तो क्या इफेक्ट हुआ उसका? मेंडलीफ के पीरियोडिक लॉ पर क्वेश्चन मार्क लग गया, और मोस्ले ने कहा कि मेंडलीफ के पीरियोडिक लॉ को मॉडिफाई करने की जरूरत है। उसने अपना लॉ दिया जिसको हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कहते हैं, और यह लॉ कहता है प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। मतलब एक वर्ड बदला केवल। एटॉमिक मास था ना मेंडलीफ के लॉ में, उस मास को बदल के नंबर कर दीजिए, हो गया। तो क्या बोलेंगे? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर।
बोलेंगे ना? Yes, sir. ये देखिए स्ट्रेट लाइन स्क्वायर, और ये डिफरेंट मेटल्स हैं जिनके फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे और एटॉमिक नंबर के बीच प्लॉट किया गया है, और वह प्लॉट दिया है स्ट्रेट लाइन शोइंग दैट फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे इज डायरेक्टली रिलेटेड टू एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट्स। आप देख रहे हैं ग्राफ को? ग्राफ में क्या दिख रहा है कि जब फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर के बीच ग्राफ है तो स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन इंडिकेट करता है कि एलिमेंट का प्रॉपर्टीज एटॉमिक नंबर के पीरियोडिक फंक्शन हैं, उसी पर डिपेंड करते हैं, और इसी बेसिस पर मोसले ने मेंडलीव के पीरियोडिक लॉ को मॉडिफाई किया, अपना मॉडर्न लॉ दिया और अपना टेबल दिया, जिसको हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। अभी तक कुछ क्वेश्चन मन में है तो आप हमसे आज के पढ़ाई से पूछिए। एनी क्वेश्चन टू एनीवन? यस सर। सर फ्रीक्वेंसी का रूट क्यों लिया सर? डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी क्यों नहीं दिया? फ्रीक्वेंसी से नहीं मिला तो स्ट्रेट लाइन प्राप्त करना था उसको। फ्रीक्वेंसी से ग्राफ खींचने पर स्ट्रेट लाइन नहीं मिलता। देख रहे हैं क्वेश्चन है न्यू इक्वल टू ए इंटू जेड माइनस बी का स्क्वायर, तो स्ट्रेट लाइन कब आएगा? जब रूट न्यू लेंगे। रूट न्यू लेंगे तो क्या आएगा? रूट न्यू का रूट ए इंटू जेड और माइनस रूट ए इंटू बी, then it will be y equal to mx plus c type equation and it will give a straight line. अभी जिस फॉर्म में है न्यू इक्वल टू ए जेड स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस 2z भी हो जाएगा ना, तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन नहीं आएगा। यस। स्ट्रेट लाइन उसको मिला रूट न्यू के साथ प्लॉट करने पर इस रूट न्यू। एनी मोर क्वेश्चन है किसी के मन में? नहीं। ठीक है। पीरियोडिक टेबल मैं बार बार कहता हूं बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसको अभी तो हम लोग इनिशियल पढ़ रहे हैं, आगे जब प्रॉपर्टीज में आएंगे पीरियोडिसिटी में तो वहां बड़ी गौर से पढ़ना पड़ेगा, और उस बेसिस पर आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस अच्छा बन जाएगा। इसलिए शुरू से खूब सुंदर से पढ़िए, जो मन में क्वेश्चन हो वो हमसे पूछिए। क्वेश्चन पूछने में कंजूसी करते हैं आप लोग, ये ठीक बात नहीं है। खूब क्वेश्चन पढ़िए और खूब क्वेश्चन पूछिए, ठीक है? और वीडियो को बार बार पढ़िए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम जब भी कोई वीडियो बनाएंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा, उसको पढ़िएगा। और कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन होगा तो सो लिखिएगा, मैं उसका आंसर बता दूंगा आपको, ठीक है? और अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड करिए, बताइए, पढ़ेगा वो भी, उसको फायदा हो जाएगा, ठीक है? थैंक यू वेरी मच।